दोस्तों नमस्कार। आज हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार तृतीय उत्थान काल यानी सन 1918 के बाद प्रमुख नाटककारों के बारे में जानेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार तृतीय उत्थान में जो दो महत्वपूर्ण नाटककार थे, उनमें पहले जयशंकर प्रसाद जी और दूसरे हरिकृष्ण प्रेमी। इन दोनों नाटककारों की नाट्य दृष्टियों में जो मुख्य अंतर था वह यह कि दोनों की जो कथा वस्तु का चुनाव है, दोनों ने अलग अलग ऐतिहासिक कालों से उठाया है। यानी दोनों की जो दृष्टियां हैं वो ऐतिहासिक हैं, इतिहास की ओर उन्मुख हैं और अपनी कथा वस्तुओं का चुनाव, नाटक के विषय का चुनाव ये इतिहास से करते हैं। प्रसाद जी की बात करते हुए उन्होंने यह कहा है कि प्रसाद जी ने अपनी नाटकों की जो कथा वस्तु है, विषय वस्तु, उसे हिंदू राजाओं के काल से उठाया है, यानी हिंदू काल की ओर उनकी ऐतिहासिक दृष्टि उन्मुख है। दूसरे नाटककार के रूप में हरिकृष्ण प्रेमी की वो प्रशंसा करते हैं। इन दोनों नाटककारों को बहुत ही ऊंचा स्थान देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक में। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के बारे में वो कहते हैं कि इन्होंने मुस्लिम काल से अपने नाटकों के विषय वस्तु का चुनाव किया है। यानी एक तरफ जयशंकर प्रसाद जी अपने नाटकों का चुनाव हिंदू राजाओं के काल से करते हैं, तो दूसरी ओर हरिकृष्ण प्रेमी जी मुस्लिम शासकों के दौर से कथा वस्तु का चुनाव करते हैं। शुक्ल जी प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ मानते हैं और हरिकृष्ण प्रेमी जी के नाटकों में रक्षाबंधन को श्रेष्ठ मानते हैं। आगे शुक्ल जी जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला और नाटकों के बारे में क्या कहते हैं वो हम आपको बताते हैं। आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रसाद जी की प्राचीन काल की परिस्थितियों के स्वरूप की मधुर भावना के अतिरिक्त भाषा को रंगने वाली चित्रमयी कल्पना और भावुकता की अधिकता भी विशेष परिमाण में पाई जाती है। इससे कथोपकथन कई स्थलों पर नाटकीय न होकर वर्तमान गद्य काव्य के खंड हो गए हैं। बीच बीच में जो गान रखे गए हैं वे न तो प्रकरण के अनुकूल हैं न प्राचीन काल की भाव पद्धति के। आप देखेंगे तो प्रसाद जी के नाटकों के बीच बीच में कई सारे गीत और गान भी लिखे हुए हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, इस तरह के कई सारे गान लिखे हुए हैं। तो शुक्ल जी का कहना है कि वे किसी प्रकरण के अनुकूल नहीं हैं, न ही प्राचीन काल की भाव पद्धति के अनुकूल ही हैं। वे तो वर्तमान काव्य की एक शाखा के प्रगीत मुक्तक यानी एक लिरिक्स मात्र हैं। अपनी पिछली सबसे प्राचीन रचनाओं में ये त्रुटियां उन्होंने निकाल दी हैं। चंद्रगुप्त और ध्रुवसामनी इन दोषों से प्रायः मुक्त है। यानी इन दोषों, ये सारे दोष उसमें जो तादाद में नहीं है, उसमें तालमेल नहीं है, जो लिरिक्स उन्होंने बीच में दिया हुआ है नाटकों के, तो उन घटनाओं से, उन कथा वस्तुओं से तालमेल बैठता है ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त में। पर चंद्रगुप्त में एक बड़ा दूसरा भारी दोष शुक्ल जी जो देखते हैं वो ये कि उसके भीतर सिकंदर के भारत पहुंचने के कुछ पहले से लेकर सिल्यूकस की पराजय तक के 25 वर्ष के दीर्घकाल की घटनाएं लेकर कसी गई हैं, जो एक नाटक के भीतर नहीं आनी चाहिए। उनका कहना है कि नाटक इतनी दीर्घ अवधि की घटनाओं को समेटकर नहीं चल सकता, उससे टेक्निकल प्रॉब्लम्स नाटक में आती हैं। जैसे 25 साल के भीतर जो पात्र नाटक में बालपन में होते हैं, वो वयस्क होने के बाद भी नाटक के पात्रों को बदलने में कठिनाई आती है। उन्हें यह दिखा पाना कि अवस्था बदल गई है, तो पात्रों को बदलना थोड़ा कठिन होता है। तो इस बात को उन्होंने शुक्ल जी ने दोष के रूप में लिया है कि सिल्यूकस की पराजय तक के 25 वर्ष के दीर्घकाल की घटनाएं लेकर उन्होंने कसी है, जो एक नाटक के भीतर नहीं आनी चाहिए। जो पात्र युवक के रूप में नाटक के आरंभ में दिखाई पड़े, वे नाटक के अंत में भी उसी रूप में सामने आते हैं, जबकि 25 वर्ष की अवस्था के बाद नाटक में उन पात्रों का जो स्वरूप और उम्र का जो एक परिवर्तन है वह दिखना चाहिए। यह दोष तो इतिहास की ओर दृष्टि ले जाने पर दिखाई देता है, अर्थात बाहरी है।
पर घटनाओं की अत्यंत सघनता का दोष रचना से संबंध रखता है। बहुत से भिन्न भिन्न पात्रों से संबद्ध घटनाओं के जुड़ते चलने के कारण बहुत कम चरित्रों के विकास का अवकाश रह गया है। जब इतनी लंबी अवधि की घटनाएं किसी नाटक में ली जाएंगी तो उनसे विभिन्न पात्र और नए पात्र जुड़ते जाएंगे, जिनके विकास की, जिनके संवाद की बहुत सारी संभावनाएं नहीं रह जाती हैं। तो यह भी एक नाटक के दोष के रूप में शुक्ल जी ने लिया है। पर इस नाटक में विन्यस्त वस्तु और पात्र इतिहास का ज्ञान रखने वालों के लिए इतने आकर्षक हैं कि उक्त दोषों की ओर ध्यान कुछ देर में जाता है। यानी जो लोग इतिहास की जानकारी रखते हैं, उन्हें सारी घटनाएं एक मानसिक चित्र के रूप से उन्हें याद हैं, उनके लिए यह नाटक विशेष आकर्षण का पात्र है। तो और ये सारे जो दोष शुक्ल जी गिना रहे हैं वो बहुत देर से ध्यान में आते हैं। मुद्रा राक्षस से इसमें कई बातों में विशेषता शुक्ल जी देखते हैं। मुद्रा राक्षस भी उनका एक नाटक है, उससे कई मायनों में ज़्यादा विशेषताएं चंद्रगुप्त नाटक में वो देखते हैं। पहली बात तो यह कि इसमें चंद्रगुप्त केवल प्रयत्न के फल का भोक्ता यानी कठपुतली मात्र नहीं है, चाणक्य के कठपुतली मात्र नहीं है। प्रत्यक्ष में अपना क्षत्रिय भाग सुंदरता के साथ पूरा करने वाला पात्र चंद्रगुप्त इसमें रहता है। आगे वे चाणक्य के बारे में लिखते हैं कि नीति प्रवर्तन का भाग चाणक्य पूरा करता है। यानी एक क्षत्रिय होने का जो कर्म है वह चंद्रगुप्त पूरा करता है, लेकिन जो नीति प्रवर्तन का भाग है वह चाणक्य पूरा करता है। दूसरी बात यह है कि मुद्रा राक्षस में चाणक्य का व्यक्तित्व, उसका हृदय सामने नहीं आता। तेजस्विता, धीरता, प्रत्युत्पन्न मति बुद्धि और ब्राह्मणोचित त्याग आदि सामान्य गुणों के बीच केवल प्रतिकार की प्रबल वासना ही हृदय पक्ष की ओर झलकती है। वो केवल अपना प्रतिकार चाहता है। तेजस्विता, धीरता, प्रत्युत्पन्न बुद्धि, ब्राह्मणोचित त्याग, ये सारी चीज़ें लुप्त हो जाती हैं। पर इस नाटक में यानी चंद्रगुप्त में चाणक्य के प्रयत्न का लक्ष्य भी ऊंचा किया गया है। यानी चाणक्य के व्यक्तित्व का और चरित्र का जो विकास है वह भी चंद्रगुप्त में श्रेष्ठ है और ऊंचा होता है। उसका पूरा हृदय भी सामने रखा गया है कि चाणक्य का मंतव्य केवल नीति प्रवर्तन नहीं, उसके अलावा वो राज्य के विषय में, राष्ट्र के विषय में, समाज और तमाम तरह के अन्य विषयों पर उसकी क्या सोच है वह भी चंद्रगुप्त नाटक में बखूबी प्रकट होता है। नाटकों का प्रभाव पात्रों के कथोपकथन पर बहुत कुछ अवलंबित रहता है। यह शुक्ल जी का विचार नाटकों के बारे में आप जब इस हिस्से को पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास का तृतीय उत्थान काल और उसमें नाटक की स्थिति के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने नाटकों को लेकर बहुत टिप्पणी की है कि नाटकों की स्थिति वर्तमान में क्या है, पाश्चात्य देशों में नाटक के स्वरूप में क्या परिवर्तन आए हैं और हिंदी नाटक पे उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन सब को लेकर के बहुत सम्यक विश्लेषण आचार्य शुक्ल जी का मिलेगा। श्री हरिकृष्ण प्रेमी के कथोपकथन प्रसाद जी के कथोपकथनों से अधिक नायकोपयुक्त है। उनमें प्रसंगानुसार बातचीत का चलता स्वाभाविक ढंग भी है और सर्वग्राह्य पद्धति पर भाषा का मर्म व्यंजक अनूठापन भी है। प्रसाद जी के नाटकों में एक ही ढंग की चित्रमयी और लच्छेदार बातचीत करने वाले कई पात्र आ जाते हैं। आप वास्तव में इन नाटकों को, जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों को जब पढ़ेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि जितने पात्र हैं सबकी भाषा उसी तरह की चित्रमयी और लच्छेदार है। प्रेमी जी के नाटकों में यह खटकाने वाली बात नहीं मिलती है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। प्रसाद और प्रेमी के नाटक यद्यपि ऐतिहासिक हैं, दोनों की हमने शुरुआत में भी बताया कि प्रसाद जी और हरिकृष्ण प्रेमी दोनों के नाटकों की जो दृष्टि है, जो कथा वस्तु है, वह ऐतिहासिक है। इतिहास से वो अपने विषय वस्तु का चुनाव करते हैं, परंतु उनमें आधुनिक आदर्शों और भावनाओं का आभास इधर उधर मिलता है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप रंग बराबर झलकता है। आजकल के मजहबी दंगों का स्वप्न भी हम स्कंदगुप्त में देख सकते हैं। प्रेमी के शिवा साधना नाटक में शिवाजी भी कहते हैं
कि मेरे शेष जीवन की एकमात्र साधना होगी भारतवर्ष को स्वतंत्र करना, दरिद्रता की जड़ खोदना, ऊंच नीच की भावना और धार्मिक तथा सामाजिक असहिष्णुता का अंत करना। राजनीतिक और सामाजिक दोनों भावनाओं की व्यंजना जिस काल का वह नाटक हो, उस काल की भाषा पद्धति और विचार पद्धति के अनुसार करानी चाहिए, क्रांति ऐसे शब्दों द्वारा नहीं। यानी शुक्ल जी का कहना है कि आप इन जो पात्र हैं नाटकों के, उनके संवादों से समझ सकते हैं कि वो किन अर्थों में आधुनिक हैं, आधुनिक संदर्भों से जुड़ते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सामाजिक समानता की बात करते हैं। तो ये सारे विचार आधुनिक हैं और ऐतिहासिक होने के बावजूद ये सारे नाटक आधुनिक संदर्भों, आधुनिक परिस्थितियों का भी चित्रण करते हैं। प्रेमी जी के रक्षाबंधन में मेवाड़ की महारानी कर्मवती का हुमायूं को भाई कहकर राखी भेजना और हुमायूं का गुजरात के मुसलमान बादशाह बहादुर शाह के विरुद्ध एक हिंदू राज्य की रक्षा के लिए पहुंचना, यह कथा वस्तु ही हिंदू मुस्लिम भेदभाव की शांति सूचित करती है। यानी यह उस दौर की जो ये घटना है कि मेवाड़ की महारानी कर्मवती हुमायूं को अपना भाई कह करके पत्र भेजती हैं अपने राज्य की रक्षा के लिए, और हुमायूं गुजरात के मुसलमान बादशाह के विरुद्ध हिंदू राज्य की रक्षा भी करता है। यह सांप्रदायिक सौहार्द और हिंदू मुस्लिम प्रेम को व्यक्त करती एक तरह से यह घटना, यह प्रसंग है। तो यह आधुनिक संदर्भों में उस दौर के भारत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक समस्याओं का हल निकालने के लिए इस तरह की रचनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। उसके ऊपर कट्टर सरदारों और मुल्लों की बात का विरोध करता हुआ हुमायूं, आगे भी शुक्ल जी लिखते हैं कि उसके ऊपर कट्टर सरदारों और मुल्लों की बात का विरोध करता हुआ हुमायूं जिस उदार भाव की सुंदर व्यंजना करता है, वह वर्तमान हिंदू मुस्लिम दुर्भाव की शांति का मार्ग दिखाता जान पड़ता है। यानी जो कट्टरपंथी ताकतें होती हैं, उनके विरुद्ध हुमायूं जब अपनी आवाज़ बुलंद करता है तो उसे एक संदेश के रूप में आचार्य शुक्ल जी देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम का जो दुर्भाव है उसे शांति का एक मार्ग प्रदान करता है हुमायूं और कर्मवती का वह प्रसंग। इसी प्रकार प्रसाद जी के ध्रुव स्वामिनी नामक बहुत छोटे से नाटक में एक संभ्रांत राजकुल की स्त्री का विवाह संबंध मोक्ष सामने लाया गया है, जो वर्तमान सामाजिक आंदोलन का एक अंग है। स्त्री समस्या को भी विभिन्न नाटककारों ने विषय बनाया है, जिसमें ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की अपना एक विशेष महत्व रखती है। तो हमने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हरिकृष्ण प्रेमी और प्रसाद जी की ऐतिहासिक दृष्टियों में अंतर को समझा, उसकी व्याख्या की और अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसे विशिष्ट स्थान दिया। तो स्कंदगुप्त और रक्षाबंधन, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की और रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी की, दोनों ही हिंदी साहित्य के इतिहास में तृतीय उत्थान काल के भीतर महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आगे भी हम हिंदी साहित्य के इतिहास की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे। यूजीसी नेट, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में शामिल हिंदी साहित्य के इतिहास के पाठ्यक्रम को भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और निरंतर कक्षाएं चलती रहेंगी। आप सभी जुड़े रहें। बहुत धन्यवाद।